दोस्तों रिसेंटली मैंने अफेक्शन नाम की काइंड ऑफ एक बॉडी हॉरर फिल्म देखी है जो कि स्टार्टिंग में तो देखकर ऐसा लगता है कि ये मूवी एक नॉर्मल सी बॉडी हॉरर फिल्म है, लेकिन मूवी के बीच में ही आपको एक ऐसा क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा जो आई थिंक आप गेस नहीं कर सकते। क्योंकि देखो पर्सनली मैं खुद इतनी ज्यादा फिल्में देखता हूँ मूवी एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मूवी के बीच में ही मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग हो गया। एक काम करो, आप अभी से मूवी के क्लाइमैक्स को गेस करना चालू करो। कमेंट में झूठ बोल के बिल्कुल मत जाना। आपको छोटा सा हिंट देता हूँ कि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो नारुतो उज़ुमाकी के पास उस टाइप की एक पावर है, या फिर ये कह ले कि नारुतो उज़ुमाकी उसको बहुत बार यूज़ करता है। तो हाँ, आप गेस करो, मैं तब तक वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसी एक्सीडेंट के अंदर उस लेडी का एक पैर भी टूट चुका था। उस लेडी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। उसके बावजूद वो अपनी गाड़ी से जैसे तैसे बाहर निकलती है एंड देन रोड के ऊपर भागना चालू करती है। क्योंकि उस लेडी के पीछे कोई तो कार वाला आदमी पड़ा था जो अगले ही पल उस लेडी को ठोक के उसको वहीं पे खत्म कर दिया। जिसके अगले ही पल इस लेडी की आंखें वापस से एक घर के अंदर खुलती है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि वो कोई सपना नहीं था। इस लेडी की आंखें एक बेडरूम के अंदर खुली थी, लेकिन अजीब बात यहाँ पर ये होता है कि इस लेडी के अकॉर्डिंग ना तो ये बेडरूम उसका था ना तो ये घर उसका था। इनफैक्ट वो जिस आदमी के साथ इस बेडरूम के अंदर सो रही थी वो उस आदमी को भी नहीं जानती है। यही रीजन होता है कि ये लेडी हड़बड़ाहट के मारे उस आदमी के ऊपर एक रॉड से हमला करती है, लेकिन वो आदमी तो समहाउ बच गया, लेकिन एक कांच वहां पे टूट गया था। कांच जब टूटा तो उसकी आवाज सुनने के बाद एक छोटी बच्ची नीचे आती है जो उस लेडी को देखने के बाद उसे अपनी माँ कह के पुकार रही थी। लेकिन उस लेडी का यहाँ पर यह कहना था कि वो उस बच्ची को भी नहीं जानती। तब जाकर वो आदमी इस लेडी को कुछ बातें बताता है, जैसे कि मेरा नाम है ब्रूस, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा नाम है एली और हम दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है एलिस। सबूत के नाम पे ये आदमी उस लेडी को साइड टेबल पे रखा हुआ फोटो भी दिखाता है जिसके अंदर एक्चुअली में ये दोनों ही थे। मतलब ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये लेडी एक्चुअली में इसी आदमी की वाइफ है। मगर न जाने क्यों उस फोटो को देखने के बावजूद ये लेडी बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रही थी कि फोटो में दिखने वाली लेडी मैं नहीं हूँ, बल्कि रियल में तो मेरा नाम है सैरा और रियल में मेरी कोई बेटी नहीं बल्कि मेरा एक बेटा है, और ऊपर से मैं तुम्हें भी नहीं जानती हूँ, फिर मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हुई। तब जाकर ये आदमी उस लेडी को टूटे हुए कांच के टुकड़े में उसका चेहरा दिखाता है। तो उस लेडी को अपना ही चेहरा देखने के बाद एक बड़ा सा झटका लगता है। क्योंकि इस लेडी के अकॉर्डिंग ये चेहरा इस लेडी का था ही नहीं। बेसिकली इस लेडी को ऐसा लग रहा था कि ये बॉडी एक्चुअली में इस लेडी का है ही नहीं और इसे नहीं पता है कि ये इस बॉडी में कैसे आ गई। तब जाकर ये आदमी वापस से इस लेडी को कुछ बातें एक्सप्लेन करता है अगेन, ये बोलते हुए कि तुम एक्चुअली में मेरी ही वाइफ हो एली नाम से, लेकिन कुछ टाइम पहले तुम्हारा एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर तुम मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हो गई और तुम्हारे माइंड में एक बड़ा इशू हो गया। और वो माइंड प्रॉब्लम असल में ये थी कि ये लेडी बार बार अपनी यादें भूल जाती है एंड देन जब भी ये कोई फिल्म या फिर टीवी वगैरह देखती है और फिल्म के अंदर जो कोई भी लड़की वाली कैरेक्टर होती है ना, उस लड़की को देखने के बाद ये लेडी एक्चुअली में खुद को वही कैरेक्टर समझने लगती है जो इसने फिल्म या सीरीज के अंदर देख रखा होता है। अब शॉर्टकट में समझाऊं तो बेसिकली ये फिल्म या टीवी में किसी भी लड़की को देखने के बाद उसकी ही जिंदगी को जीने लग जाती है खुद को वो लड़की समझ के। एंड ये सब बातें सुनने के बाद ये लेडी भी कन्विंस हो जाती है। क्योंकि उस आदमी ने सबूत के तौर पे वो फोटो भी दिखाया था और फोटो के अंदर ये लेडी भी उस आदमी के साथ थी, तो इसको यकीन हो गया। लेकिन अजीब बात ये होता है कि जब एली नाम की वो लेडी नहाने के लिए बाथरूम में गई तो उसके पीठ के ऊपर एज अ व्यूवर हम लोग एक छोटा सा होल देख पाते हैं जिसके बारे में एली उतना ज्यादा नहीं सोचती है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मे बी ये कोई चोट का निशान होगा, क्योंकि रिसेंट में ही उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था। खैर, बाथरूम से बाहर आने के बाद एली एक पेंटिंग को घूरे जा रही थी तो ब्रूस उसको बताता है उस पेंटिंग के बारे में कि असल में ये दोनों तुम्हारे माता पिता है जो कि काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुके हैं। फॉर नाउ अभी के टाइम पे ब्रूस एली के साथ बैठ के एक दो वीडियो वगैरह देखता है जिसके अंदर ये दोनों साथ में थे ताकि एली को कुछ बातें याद आ जाए, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बावजूद एली को कुछ भी याद नहीं आया।
फिर यहाँ से सीन कट होने के बाद हम ब्रूस को देख पाते हैं जो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा था। छोटी बच्ची एलिस उसी गाड़ी के अंदर बैठ के खेल रही थी। तब एज अ व्यूवर हम इस कार को थोड़ा ठीक से देख पाते हैं कि असल में ये गाड़ी ठीक वैसे ही लग रही थी जैसा हमने कल रात को देखा था जब एली को किसी ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर ये गाड़ी वही गाड़ी है तो ब्रूस अपनी ही वाइफ को क्यों उड़ाएगा। एंड यहाँ पर और भी कई सारे सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ब्रूस ने अपनी ही वाइफ को गाड़ी से उड़ा दिया था तो हमने देखा था कि एली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसका एक पैर भी टूट गया था। तो एक रात के अंदर अंदर उसका पैर ठीक कैसे हो गया। एंड पैर वाली बात को छोड़ भी दे तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर सच में ब्रूस ने अपनी ही वाइफ को गाड़ी से ठोक दिया था तो उसको वापस घर पे क्यों लेके आया। खैर, इससे भी ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह होता है कि अगली सुबह जब एली अपनी बेटी एलिस के साथ थोड़ी बैठ के बातें कर रही थी तो एलिस अपनी मॉम एली को बताती है कि मैंने लास्ट वीक ही ग्रैंडपा से बात किया था, मतलब कि एली के डैड से। और ये बात सुनकर तो एली को यहाँ पर एक झटका लगता है। क्यों? मतलब वो यहाँ पे कुछ कहती नहीं पर वो अपने मन में सोच रही थी। ब्रूस ने उसको कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड को खत्म हुए लगभग 1-1.5 साल हो चुका है, फिर एलिस ने मेरे मॉम डैड से लास्ट वीक ही बात कैसे किया। एंड साथ ही साथ वो छोटी बच्ची यहाँ पर ये भी बोल देती है कि मेरे साथ साथ आपने भी तो अपने डैड से बात किया था। एंड ये सुनने के बाद तो एली के और भी ज्यादा होश उड़ गए। क्यों? देखो, ब्रूस ने एली को बताया था कि एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद ही तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी, लेकिन अभी के टाइम पे छोटी बच्ची ने एली को बताया कि आपने 7 दिन पहले अपने डैड से बात किया था। तो इस बात से हमें यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि 6 दिन पहले एली का एक्सीडेंट हुआ होगा, तभी तो एली को 7वें दिन का कुछ भी याद नहीं है कि उसने अपने डैड से बात किया कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पर एली को ये तो कंफर्म हो गया कि 6 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, तभी तो उसको 7वें दिन से लेके पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन एली के मन में एक बड़ा सवाल अब पैदा होता है कि अगर 6 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट के अंदर एली को जो इंजरी वगैरह हुई होगी वो 6 दिन के अंदर अंदर ठीक कैसे हो गई। इन सब चीजों के बारे में एली ने कभी भी ब्रूस से पूछताछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि एली ने कुछ चीजों को और भी नोटिस किया था, जैसे कि एली ने नोटिस किया कि ब्रूस उसको कभी भी कॉर्न फील्ड या फिर जंगलों में जाने की परमिशन नहीं देता था। और जब भी एली जंगल या फिर कॉर्न फील्ड में जाने की बात करती तो ब्रूस कुछ न कुछ बोल के बात को टाल ही देता था। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात वो तब नोटिस करती है जब वो आज रात अपनी बेटी को सुलाने के लिए गई। तब वो अपनी बेटी के गले पर भी ठीक वैसा ही निशान नोटिस कर पाती है जैसा उसने अपने गले पे देखा था। एंड दोनों के गले पे सेम साइज का निशान होना, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंट। मगर न जाने क्यों अगले दिन एली ब्रूस के साथ इस चीज के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको अचानक से ही दौरे पड़ने लग गए थे तो ब्रूस ने उसको काउच के ऊपर लेटा दिया था। इसी दौरान हमें अलग से ब्रूस को भी दिखाया जाता है जो कहीं पे जाके थोड़ा चिल्लाया, थोड़ा गुस्से में लग रहा था, थोड़ा इरिटेटेड लग रहा था। लेकिन उसकी परेशानी ये नहीं लग रही थी कि उसकी बीवी बीमार है या फिर उसको दौरे पर रहे या उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही, बल्कि उसकी परेशानी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ट्राई कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रही। फिर कुछ देर के बाद ब्रूस अपनी वाइफ के पास आया एंड देन पहले तो उससे प्यार से पूछा क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आई थोड़ी सी भी, जिसपे उस लेडी का ऐसा कहना था कि नहीं, उसको कुछ भी याद नहीं आया। एंड न जाने क्यों ये सुनने के बाद ब्रूस बहुत ही ज्यादा भड़क गया और वो गुस्से में आके अपनी ही वाइफ को गला दबा के उसको खत्म करने की ट्राई करने लगा। छोटी बच्ची एलिस जो अपनी माँ की तबीयत चेक करने के लिए नीचे आई थी, अपनी डैड की ऐसी हरकत देखने के बाद वो छोटी बच्ची अपने डैड को रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसके डैड उसको बोलते हैं कि जाके अपने कमरे में बैठ जाओ। वहीं पे एली अपनी जान बचाने के लिए साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ एक पेंसिल को उठाती है एंड देन ब्रूस के कंधे में घुसेर दिया। लेकिन शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि ब्रूस को इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। फिर एली अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते हुए कॉर्न फील्ड के अंदर भागना चालू करती है, जहाँ पे ब्रूस उसको हमेशा से जाने के लिए मना करता था। लेकिन क्यों, ये अब आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एली का पीछा करते हुए जब ब्रूस कॉर्नफील्ड के अंदर आया तो एली अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उल्टा ब्रूस के सिर पे पत्थर मार के उसको कॉर्नफील्ड के अंदर ही बेहोश कर दिया। खैर, अभी के टाइम पे एली ने ब्रूस को बेहोश कर दिया था एंड देन जब वो इस खेत से बाहर निकलने की ट्राई करती है तो उसे अपने सामने काइंड ऑफ एक केबिन या फिर शेड जैसी कोई भी जगह दिखाई दी।
एली क्यूरियोसिटी के मारे उस जगह को चेक करने के लिए गई और जैसे ही वो उस शेड के अंदर एंट्री लेती है तो एज अ व्यूवर हम देख पाते हैं कि इस जगह पे बहुत सारा मॉनिटर स्क्रीन था जिसके ऊपर कैमरे का एक्सेस दिख रहा था। वेल कंप्लीटली बताऊं तो देखकर ऐसा लग रहा था कि इस जगह पे या इस इलाके पे कोई तो नजर रख रहा है कैमरे के जरिए। एली को यहाँ पे एक वीडियो टेप भी मिला था जिसके ऊपर लिखा होता है प्ले मी, और जब एली उस वीडियो को प्ले करती है तो बेसिकली उसके अंदर भी ब्रूसी था जो हमें यहाँ पे एक राज बताता है, और ये राज ही इस मूवी का ट्विस्ट है जो कि आई थिंक आप गेस नहीं कर पाए होंगे। कमेंट करके जाना, मतलब कमेंट करके बताना जरूर कि आप गेस कर पाए कि नहीं। असल में देखो बात यहाँ पर यह है कि मूवी के अंदर अब तक हम जिस ब्रूस को देखते आ रहे थे ना, वो असली ब्रूस है ही नहीं बल्कि वो एक डुप्लीकेट है, मतलब असली ब्रूस का डुप्लीकेट यानी कि क्लोन है। असल में सच्चाई तो यहाँ पर यह है कि असली ब्रूस काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म होने से पहले असली ब्रूस ने अपने डुप्लीकेट के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ पर बेसिकली वो वीडियो के अंदर कह रहा था अपने डुप्लीकेट को कि कौन कौन से अधूरे काम पूरे करने हैं। ओके, अगर मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊं तो आई थिंक ब्रूस एक ऐसा प्रो लेवल का साइंटिस्ट रहा होगा जिसने समहाउ एक ऐसा तरीका बना लिया जिससे वो किसी भी इंसान के थोड़े से डीएनए से रियलिस्टिक ह्यूमन डुप्लीकेट क्लोन बॉडी बना सकता है। एंड हाँ, आई थिंक इसीलिए क्योंकि मूवी के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कुछ खास करके कि ब्रूस सच में कोई प्रो लेवल का साइंटिस्ट था कि नहीं, तो आई थिंक मैं आपको अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। ये बस मेरा अंदाजा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि ब्रूस के हाथ कोई एलियन टेक्नोलॉजी या फिर समहाउ कुछ ऐसा लग गया हो जो ऐसी चीजों को पॉसिबल बनाता हो। खैर, कहानी पे वापस आए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई थिंक ब्रूस इतना ज्यादा प्रो लेवल का साइंटिस्ट रहा होगा कि ना कि ब्रूस ने डुप्लीकेट बॉडी बनाने जैसी चीज को पॉसिबल कर दिया, बल्कि लिटरली ब्रूस ने कई सारे इंसानों के, मतलब अलग अलग इंसानों की कॉन्शियसनेस को भी अपने पास इकट्ठा करके रखा है, मतलब कि लोगों की मेमोरीज को स्टोर करके रखा है अपने पास। अब देखो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है कि ब्रूस ने 173 इंसान को खत्म करके उनके कॉन्शियसनेस को अपने पास स्टोर किया होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ब्रूस मतलब पहले से खत्म हुए इंसान को मुर्दा घर से लाता होगा एंड देन उनके माइंड के ऊपर सर्जरी वगैरह करके उनके कॉन्शियसनेस को अपने पास स्टोर करता होगा। लेकिन याद रहे कि फिलहाल ब्रूस के पास 173 प्लस इंसानों की कॉन्शियसनेस की एक फाइल है जिनके नेम्स आपस में मिक्स हो गए हैं, मतलब नेम टैग मिसिंग हो चुके हैं। लेकिन कहानी में और आगे बढ़ने से पहले आप कुछ और बातों को जान लो, जैसे कि अभी के टाइम पे जो हम एली और उसकी बेटी एलिस को देख पाते हैं ना, वो दोनों भी रियल नहीं है, वो दोनों भी एक्चुअली में क्लोन ही है। तो देखो सच्चाई यहाँ पर यह है कि एक एक्सीडेंट के अंदर एली अपनी बेटी एलिस के साथ ही खत्म हो गई थी, तो ब्रूस ने क्या किया कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के कॉन्शियसनेस को सेव करके रख लिया, मतलब स्टोर कर लिया। फिर ब्रूस अपनी बेटी और वाइफ को वापस से जिंदा करने के लिए क्लोन बनाने वाला, मतलब काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंट को चालू किया और वो समहाउ कामयाब भी हो गया। लेकिन जब बारी आती है अपनी वाइफ और बेटी के क्लोन की बॉडी में उनके कॉन्शियसनेस को डालने की, तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ब्रूस के पास 173 प्लस कॉन्शियसनेस की फाइल है और उन सभी के नेम टैग्स मिसिंग हो चुके हैं। तो हाँ, ऐसे में ब्रूस कंफ्यूज हो गया कि 173 प्लस फाइल के अंदर से उसकी वाइफ और बेटी की कॉन्शियसनेस की कौन सी वाली फाइल है ये उसको कैसे पता चलेगा। तो ऐसे में ब्रूस ने एक फैसला लिया कि वो बस रैंडमली कोई भी फाइल को अपनी वाइफ के क्लोन बॉडी में अपलोड करके देखेगा, क्या पता तीर निशाने पे लगे। लेकिन अनलकीली तीर निशाने पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रूस ने रैंडमली कोई भी फाइल को अपलोड कर दिया था तो असल में वो फाइल होती है सैरा नाम की एक लेडी की। तो हाँ, अभी के टाइम पे एली के बॉडी में सैरा नाम की कोई लेडी की कॉन्शियसनेस है और यही रीजन था कि एली को अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था। एंड हाँ, ब्रूस की जो बेटी है ना एलिस, ब्रूस ने अपनी बेटी के बॉडी के अंदर जब रैंडमली कॉन्शियसनेस को अपलोड किया था तो ब्रूस का रैंडम गेस एक्चुअली में सही निकला था, मतलब कि अभी के टाइम पे एलिस की बॉडी में एलिस की ही कॉन्शियसनेस है। एंड हाँ, ये सारी बातें उस वीडियो को देखने के बाद एली, यानी कि जिसके बॉडी में अभी कोई सैरा नाम की लेडी की कॉन्शियसनेस है, उसको सारा सच मालूम पड़ चुका है कि यहाँ पे क्या कांड हो रहा है। खैर, अभी के टाइम पे एली, जिसको हम अब से सैरा कह के बुलाएंगे, वो आगे उस वीडियो को और भी देख ही रही थी, लेकिन तभी पीछे से उसके सिर पे कोई हमला करता है जो होता है ब्रूस, जो कि कॉर्नफील्ड से उठ के यहाँ पे आ गया था और वो बार बार सैरा नाम की उस लेडी के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे खत्म करके उसको कॉर्नफील्ड के अंदर दफन कर दिया। एंड हाँ, बाद में ब्रूस ने अपनी बेटी एलिस को भी मुंह दबा के खत्म करके उसको भी कॉर्नफील्ड के अंदर दफन कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब ब्रूस मतलब सैरा नाम की उस
लेडी का गला दबा रहा था तो छोटी बच्ची ने देख लिया था, तो उसको निपटाना ज़रूरी है। खैर, अपनी वाइफ और बेटी को खत्म करने के बाद ब्रूस वापस से उन दोनों की क्लोन बनाने के लिए जाता है। फिर एज अ व्यूवर हम देख पाते हैं कि ब्रूस के पास 2 अजीब दिखने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जिसे वो 2 मशीन के ऊपर रख दिया एंड देन दोनों अजीब ऑर्गन के ऊपर अपनी वाइफ और बेटी के डीएनए को डाल दिया। फिर जैसे ही वो मशीन को चालू करता है तो देखते ही देखते वो दोनों अजीब से ऑर्गन्स पहले तो दिल के जैसे धड़कना चालू हुए एंड देन देखते ही देखते मशीन के अंदर 2 बॉडी बनके तैयार हो गई, मतलब दोनों की क्लोन बनके तैयार हो गई। मगर इसी बीच में सीन कट होने के बाद हमें कॉर्नफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सैरा नाम की लेडी अभी भी जिंदा थी, जिसकी कंडीशन थोड़ी खराब जरूर थी लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। जिसको ब्रूस ने दफन कर दिया था वो अभी जिंदा थी। खैर, वापस से ब्रूस को देखा जाए तो अभी के टाइम पे ब्रूस अपनी मेमोरी को सेव कर रहा था, ताकि समहाउ अगर ब्रूस को कुछ हो भी जाता है तो ब्रूस का जो एक डुप्लीकेट क्लोन और भी कहीं पे ब्रूस ने बना के रखा ही होगा, उसको समहाउ सब कुछ मालूम रहे। और ये सब कुछ सैरा नाम की वो लेडी छुपके से देख रही थी, जो अभी अभी कॉर्नफील्ड से उठ के आई है। अपनी मेमोरी को स्टोर करने के बाद ब्रूस यहाँ से चला गया था, मतलब सब कुछ ऑटो पे डाल दिया था कि जैसे क्लोन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो 173 फाइल्स के अंदर में से कोई भी एक फाइल रैंडमली उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करता है कि वो वहां से चला गया। देखो, असल में हुआ ये, जैसे ही ब्रूस वहां से गया तो सैरा जो कि सब कुछ छुपके से देख रही थी, ब्रूस के जाने के बाद वो जल्दी से अपने कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर के अंदर सेव करती है एंड देन वही सेव किया हुआ फाइल नए बॉडी के अंदर सेंड कर देती है। मतलब कि अब जो नई बॉडी बन के तैयार हुई है, नई क्लोन तैयार हुई है, उसके अंदर भी सैरा नाम की इस लेडी के ही कॉन्शियसनेस रहेंगे। ओके, अगर आपको आसान तरीके से समझ आता है तो आप इस तरीके से समझो। फिलहाल जो सैरा नाम की लेडी है ना, जो सब कुछ छुपके से देख रही थी, उसने अपनी मेमोरी को शेयर कर लिया नई बॉडी के साथ। मतलब यहाँ पे भी सैरा ही है, वहाँ पे भी सैरा ही रहेगी। बेसिकली उसने अपनी मेमोरी शेयर कर ली। खैर, तो कुछ देर के बाद ब्रूस यहाँ पे वापस आता है। क्लोनिंग का पूरी तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, तो अपनी वाइफ और बेटी की क्लोन को जगाने के लिए एक मशीन से पीछे झटका देता है, जहाँ पे वही अजीब सा निशान बन गया था। तो हाँ, ये रीजन होता है कि दोनों माँ बेटी के गले पे अजीब तरीके से निशान थे। फॉर नाउ अभी के टाइम पे नई एलिस नाम के उस लेडी की बॉडी की जो डुप्लीकेट क्लोन बनाई गई थी ना, जिसके अंदर हम तो जानते हैं कि सैरा नाम की उस लेडी की ही कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो एक्चुअली में एली ही है। इससे होता यह है कि ब्रूस काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये सोच के कि फाइनली वो कामयाब हो गया, उसने अपनी रियल वाइफ की कॉन्शियसनेस को बॉडी के अंदर डाल दिया, तो अब उसको और क्लोन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये सब कुछ करने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट वगैरह भी होता है, जिससे सैरा को थोड़ा अजीब तो फील हो रहा था, बट हाँ, उसको करना पड़ता है एक्टिंग करने के लिए। इंटीमेट होने के बाद ब्रूस कंप्यूटर्स को सेट डाउन करने के लिए जाता है, क्योंकि क्लोन बनने का प्रोसेस खत्म हो गया था। लेकिन तभी ब्रूस को एक नोटिफिकेशन मिलता है ये बोलते हुए कि किसी ने तो कॉन्शियसनेस वाली फाइल के साथ छेड़छाड़ की है। एंड जैसे ही ब्रूस ने उस मैसेज को देखा तो वो समझ जाता है कि एली के अंदर अभी भी उसकी वाइफ की एली की कॉन्शियसनेस नहीं है, बल्कि वही सैरा नाम की लेडी की कॉन्शियसनेस है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि फाइल के साथ उसी ने छेड़छाड़ किया होगा। ब्रूस गुस्से में घर जाने के लिए निकल ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे आती है एली, जिसके हाथों में गैस का टैंक था और वो पूरे लैब के साथ साथ ब्रूस के ऊपर भी गैस को छिड़कने लगती है, ताकि वो मतलब सबको एक साथ में ही जला के खत्म कर दे। मगर ब्रूस भी किसी से कम नहीं था, उसने भी सैरा 2 को वहीं पे फ्रीज कर दिया, मतलब एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को वहीं पे फ्रीज कर दिया। एंड हाँ, सैरा 2 इसीलिए क्योंकि जो घायल वाली सैरा जो कॉर्नफील्ड के अंदर दफन हो गई थी वो सैरा 1 है, और जो नई क्लोन बॉडी बनाई गई थी ये सैरा 2 है। अभी के टाइम पे ब्रूस फ्रीज सैरा 2 को कॉर्नफील्ड के अंदर वापस से लेके जाता है, ताकि उसको वहीं पे खत्म करके कॉर्नफील्ड के अंदर ही दफन कर दो। लेकिन अभी के टाइम पे सैरा 2 थोड़ी सी अनफ्रीज्ड हो गई थी, इसीलिए जल्दी से ब्रूस सैरा 2 को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, इससे पहले कि वो पूरी तरीके से अनफ्रीज हो जाए। लेकिन तभी ब्रूस के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है सैरा 1, जो बहुत ही ज्यादा घायल थी, और वो ब्रूस के साथ ही उस गड्ढे के अंदर गिर गई, जिसे ब्रूस ने खोदा था सैरा 2 को खत्म करने के बाद उसको दफनाने के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे तो उल्टा सैरा 1, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थे, ब्रूस को लेके ही खाई के अंदर कूद चुकी है। तो बिना वक्त को बर्बाद किए सैरा 2 मैच बॉक्स को लेती है एंड देन ब्रूस को उसी गड्ढे के अंदर आग लगा देती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसने ब्रूस के ऊपर पेट्रोल तो पहले ही डाल दिया था लैब के अंदर ही। तो हाँ, उसी गड्ढे के अंदर ब्रूस के साथ साथ सैरा 1 भी खत्म हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थी। वैसे याद रखना कि सैरा 2 जिंदा है, सैरा 1 खत्म हो गई।
जल के। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद हम मूवी के एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि फाइनली एलिस के बॉडी में जो अभी के टाइम पे सैरा नाम की कोई लेडी है, उसने सोच लिया था कि वो एलिस नाम की उस छोटी बच्ची का ध्यान रखेगी एंड उसके साथ ही एक हैप्पी लाइफ को बिताएगी। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब ब्रूस को पता चल गया था ना कि मतलब फाइल के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तो वो समझ गया था कि पक्का ये काम सैरा का होगा, तो वो समझ गया था कि सैरा को खत्म करना ही पड़ेगा, तो एक नए क्लोन को बना लिया जाए। तो ब्रूस ने उसी टाइम पे एक नए क्लोन को बनाने के लिए ऑटो पे डाल के छोड़ दिया था, मतलब सब कुछ ऑटो पे डाल दिया था, क्लोन भी अपने आप ही बन जाएगा एंड देन उसके अंदर कोई भी रैंडम कॉन्शियसनेस भी अपने आप ही ऑटो पे मतलब ट्रांसफर हो जाएगी। एंड एक्चुअली में ऐसा ही होता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि एक्चुअली में एक क्लोन उसी मशीन से बन के बाहर निकलती है और वो मशीन से बाहर आते ही 2-3 बार ब्रूस का नाम लेके उसको बुला रही थी कि ब्रूस तुम यहाँ पे आसपास हो क्या। एंड गेस करो कि जो क्लोन पहले से ब्रूस को जानती है, तो जाहिर सी बात है वो ब्रूस को पहले से जानती होगी। एंड आप लोग गेस करो कि ब्रूस को पहले से कौन जानती होगी, कहीं उसकी वाइफ एली तो नहीं। जी हाँ, अब की बार जो इस क्लोन के अंदर मतलब कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हुआ था ऑटो पे, वो एक्चुअली में उसकी वाइफ एली की कॉन्शियसनेस ही थी। मतलब फाइनली ब्रूस जो करना चाहता था वो हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, बट नॉट ऑफिशियली, क्योंकि देखो बात यहाँ पर ये है कि हम तो जानते हैं कि सैरा 2 उस छोटी बच्ची के साथ यहाँ से निकल ली ये बोलते हुए कि अब से मैं इस छोटी बच्ची की मम्मी बन के इसका ध्यान रखूंगी, क्योंकि वो तो उस बॉडी के अंदर फंस चुकी है। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा उस छोटी बच्ची की रियल मम्मी की कॉन्शियसनेस भी एक क्लोन के अंदर आ गई थी। तो जाहिर सी बात है वो लेडी मतलब उस छोटी बच्ची की असली मम्मी सबसे पहले अपने पति को ढूंढना चालू करेगी एंड देन जब उसे अपने पति की डेड बॉडी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी को ढूंढना चालू करेगी, क्योंकि उसको अपनी बेटी की डेड बॉडी तो नहीं मिली। और जब वो अपनी बेटी को ढूंढना चालू करेगी, तो गेस करो समहाउ वो किसी तरीके से अपनी बेटी को ढूंढ ले, तो वो सैरा 2 से भी मिलेगी जो कि एग्जैक्टली उसके जैसे ही दिखती है। तो हाँ, यही रीजन है कि ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर एंड नहीं होता है, क्योंकि शायद इसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए, क्योंकि अब भी इस मूवी से रिलेटेड काफी ज्यादा माल मसाला बचा हुआ है। तो बस ये थी फिल्म की कंप्लीट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन मैं आपको मूवी के फर्स्ट सीन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हमने देखा था कि ब्रूस ने इस लेडी को गाड़ी से उड़ा के खत्म कर दिया था। तो पर्सनली आई बिलीव कि मूवी के फर्स्ट सीन में ब्रूस ने जिस लेडी को खत्म किया था, पर्सनली आई बिलीव कि वो कोई और क्लोन रही होगी जिसके अंदर किसी और का कॉन्शियसनेस रहा होगा, जिसको मतलब ब्रूस ने खत्म कर दिया। फिर उस क्लोन को खत्म करने के बाद ब्रूस ने वापस से क्लोन बनाया जिसके अंदर सैरा नाम की लेडी का कॉन्शियसनेस रैंडमली डाला गया। तो हाँ, उससे आगे तो मूवी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो तो हमने देख लिया है। तो बस ये थी फिल्म की कहानी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। बाय।